केयरिंग कैपेसिटी हमारा आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे जगहों का केयरिंग कैपेसिटी का आ गया है। और अभी हमने जो यात्रा प्राधिकरण बनाने का एक काम आगे बढ़ाया है, उसमें भी केयरिंग कैपेसिटी आई है और शहरों की भी आई है। देखिए, अनेक अनेक माध्यमों से मुझे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी और समाज में काम करने वाले प्रमुख लोगों ने भी इस बारे में एक तरह से सूचना दी थी उन्होंने कि ये वन विभाग है, सरकारी जमीनें हैं, ये स्टाम्प पेपर पर भेज दी गई हैं और इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी है, इसलिए हमने उसकी SIT जांच प्रस्तावित की है। अभी देखिए, रामनगर और हल्द्वानी के आसपास के लोगों ने मुझे कहा था, और यहाँ ऑलरेडी देहरादून में तो स्टाम्प पेपर पर बिक्री पर पहले से भी SIT की जांच चल रही है, एक कमेटी कर रही है। आपके पास अगर कोई सूचना अन्य स्थानों की है तो आप दे दीजिए, मैं वहाँ भी जांच करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आपका नहीं, MDDA ने बहुत अच्छा अभियान लिया है और अन्य प्राधिकरण भी लोगों को जहाँ अधिक से अधिक सुविधा देने का काम प्राधिकरणों के माध्यम से हमने करना है। हमने कहा है कि सरलीकरण करें, नक्शा जल्दी पास हो, और बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो अपने आप हो जाता है, सो मोटो जिसको बोलते हैं। मैं वही करा रहा हूँ, ड्रीम सेक्शन बोलते हैं, ड्रीम सेक्शन अपने आप जो सतही हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था हम सभी हमारे प्राधिकरणों में कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने कहा है अभियान, MDDA देखिए एक सरकारी विभाग है, एक प्राधिकरण है। हमारे अन्य प्राधिकरण भी काम कर रहे हैं, हरिद्वार विकास प्राधिकरण काम कर रहा है, उधर उधम सिंह नगर में उधम सिंह नगर प्राधिकरण कर रहा है, नैनीताल में नैनीताल झील प्राधिकरण, ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकारी संस्थान है और सरकार की अपनी एक सीमा है। ये सीमा पूर्णता को तब प्राप्त होगी जब इसमें जन जन का योगदान होगा, जन जन का मिलना होगा, जन जन इसमें सम्मिलित होगा। तो मैं समझता हूँ जन जन को इस अभियान से जोड़ने का काम, इतनी सारी मूर्तियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उनके अतिरिक्त सबसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए जो चुनौतियां हैं, देहरादून शहर का इस बार हमने जो तापमान देखा है, तो लगभग 44 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है। तो अगर ये इसी गति से तापमान बढ़ता रहा तो आप ये सोचिए कि आने वाले समय में हम अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को क्या देकर जाने वाले हैं, किस प्रकार का हम उनको जीवन देने वाले हैं। हमारे पूर्वजों ने भी हमारे लिए पौधों का रोपण किया होगा, वृक्ष लगाए होंगे, बहुत सारी विरासत हमको देकर गए हैं। उसी विरासत को संजोकर उसी को हम आज उसके साथ जी रहे हैं। तो हम सबका दायित्व बनता है कि कम से कम इसमें जो भी हम अपने तरफ से योगदान कर सकते हैं, उसमें हमको योगदान जरूर करना चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को लगता होगा देहरादून में हम बैठे हैं और चमोली में आपदा आ रही है या धारचूला में आपदा आ रही है, तो यहाँ क्या फर्क पड़ने वाला है। या दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनको उत्तराखंड में कहीं आपदा आ रही है तो कहते हैं अरे दिल्ली से क्या लेना देना है, आपदा तो उत्तराखंड में आ रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वहां आपदा आ रही है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे पास आज नहीं आएगा तो आने वाला है, ये मानकर हमको काम करना है। इसलिए संपूर्ण विश्व को जो हमारी संस्कृति कहती आई है कि अयम निजम करोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सब
ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं जिनके मन छोटे होते हैं, जिनके चित्त छोटे होते हैं, जिनका उदार चरित्र है, उनके लिए तो सारा संसार, सारी धरा घर है। तो इस प्रकार का भाव हम सबके अंदर आएगा तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य का जो जीवन है वह भी एक आश्चर्य का जीवन है। हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत गीता कहती है, तमाम हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कई सारे जन्मों के बाद, कई सारी योनियों के बाद हमको मनुष्य के जीवन में आने का अवसर मिलता है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और भगवान ने जब हमको मनुष्य के रूप में बनाकर भेजा है और एक विशिष्ट प्राणी के रूप में भेजा है, तो हमारा काम भी विशिष्ट होना चाहिए कि हम किस विशिष्टता से अपने जीवन का निर्वाह करें और अपना ये जीवन भी सफल करें और इतने अच्छे काम करें इसमें जो भी कर सकते हैं कि आने वाले सारे जीवन मुख्य सर, नीति आयोग की बैठक में आप जाएंगे सर, इस बार मुद्दे क्या रहेंगे नीति आयोग में आप जाने वाले हैं? नीति आयोग भी है और मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव भी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमको हर साल होता है, 2 बार, साल में 2 बार। तो राज्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हमारे हैं उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हिमालयन राज्यों की बात करेंगे, एक हमारा मॉडल उत्तराखंड का है, उस पर हम लगातार बात करते हैं। और दूसरा हमारे राज्य की जो जनसंख्या है 1,25,00,000, हमको बहुत सारी योजनाएं उस आधार पर केंद्र से आवंटित होती है, नीति आयोग हो या भारत सरकार हो। तो हम ये निवेदन जरूर करेंगे कि हम भले ही हमारी जनसंख्या 1,25,00,000 है, लेकिन हमको हर साल यहाँ आने वाले, 4 धाम में आने वाले यात्री, कांवड़ यात्रा में आने वाले यात्री, पूरे साल भर पर्यटक आने वाले हैं, आते हैं, और ये सब मिला के 8 करोड़ से भी अधिक होते हैं। तो हमको जितनी संख्या हमारी है उससे कई गुना ज्यादा लोगों के तमाम प्रकार की अवस्थापनाओं का इंतजाम करना पड़ता है, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इतना ज्यादा फुटफॉल है, तो उसकी दृष्टि से भी हमको दिया जाए। और पूरे देश के अंदर जो योजनाएं बनती हैं वो पूरे देश के लिए एक समान योजना बन जाती है। मैंने पिछले दिनों जो 16वां वित्त आयोग बना है उसके चेयरमैन, उनसे भी भेंट करी थी, तब भी मैंने उनसे भी कहा था कि हमारे लिए, हमारे जैसे राज्यों के लिए, जो हिमालय के राज्य हैं, उनके लिए जो विकास का जो मॉडल है वो फार्मूला थोड़ा हमारे लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारे स्थानों पर काम करने के लिए जो मैदानी क्षेत्रों में या देश के अन्य राज्यों में बहुत आसानी से वो काम उनके हो जाते हैं, कम लागत में हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर उसमें बहुत लागत भी लगती है, बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और तमाम संसाधन पहुँचते देरी होती है। तो ये सब हम निवेदन करेंगे। और भी जो क्योंकि लगातार हमारी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो लगातार पहले 12 महीने उसमें पानी होता था, धीरे धीरे सूख रही है। तो उन नदियों को एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का भी जो है हम काम करने वाले हैं। अन्य भी चूँकि हमारा अभी सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उसमें से चूँकि मैं भी वही बैठक करूँगा, उस बैठक में जो चीज़ें आएंगी तो सब नीति आयोग के समक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब देखिए, ये चूंकि आप लोगों को जानकारी इसकी आज हुई होगी शायद, मेरे ख्याल से, कि हमने ऐसा निर्णय किया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहाँ पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं, कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, आपकी कड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको अपवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े।
और हम तो राज्य में, हमारा राज्य तो वैसे भी बहुत भाईचारे वाला राज्य है। यहाँ तो सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, मिलकर रहते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। तो साइन भाई हैं देखो मैंने कहा सामाजिक सद्भाव है सर। हाँ बिल्कुल। नहीं, जो भी ऐसे मामले आते हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। जो पेड़ काटते हैं उस पर कम ध्यान दें। क्या है वन विभाग का, वो बता दीजिए। वर्तमान में जो प्रति वृक्ष का जो जितना जुर्माना निर्धारित करके रखा है वो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत है। अगर ऐसी डिमांड आती है, ऐसी व्यवस्था आवश्यक समझते हैं तो वो जनहित में भी जो है जुर्माने की जो ये है वो बढ़ाया जा सकता है। ये जीपी कौटल्य भाई आप बोलो। उस देखिए उस मुद्दे पर कोई भी माने इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आकलन करे तो 228 किलो सोना मैं समझता हूँ सभी 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 दिनों को मिला के आज तक जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि इसमें हमारे मंदिर समिति के लोग, पूज्य संतगण, सभी लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये तथ्यों से परे है और भगवान केदार जी का वो धाम है और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नजर से बच नहीं सकता। सभी धर्माचार्यों ने, सभी पूज्य संतगणों ने उस पर बहुत बोल दिया है और उनके जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जो आंकड़े हैं या जो सही बात है, सच्चाई है, वो लोगों के सामने रख दी है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, चाहे 4 धाम यात्रा हो, चाहे हमारे धाम हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार उन धामों का पुनर्विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, नवनिर्माण हुआ है। धामों में यात्रियों की और श्रद्धालुओं की और तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है तेजी से। जो पिछले 10 सालों में काम हुआ है वो देश की आजादी के बाद कभी इतनी तेजी से उन सालों में काम नहीं हुआ है। और मैं आप सब लोगों से भी बहुत अनुरोध पूर्वक आज एक बहुत निवेदन करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो है थोड़ा सा यात्रा में लोग ज्यादा आ गए और हम अखबारों में लिख देते हैं, अपने टेलीविजन पर चला देते हैं और होटलों पे न्यूज डाल देते हैं या कोई वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। उसके कारण से देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे धाम, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धाम है। ये हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं और आस्था श्रद्धा के साथ साथ यहाँ की आर्थिकी, यहाँ का रोजगार, यहाँ के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। और हम अगर कोई भी न्यूज इस प्रकार की डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं जाता है और लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर क्या स्थिति है। आप लोग जो लिखते हैं, आपकी लेखनी में इतना दम होता है कि उस लेखनी से प्रभावित होकर लोग अपनी धारणा बना देते हैं। इससे मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे मामलों में कतई भी, और दूसरे जो हमारे राजनीतिक दलों के मित्र हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं। ये मुद्दे हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वास से जुड़े हुए हैं। उन पर कतई भी किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए और वो राज्य के हित में भी है। और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको राज्य हित पहले देखना चाहिए। सर, आप ये पेटेंट पॉलिसी लेकर आए हैं, पेटेंट पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं जिसमें 4 धाम और जो उत्तराखंड के दूसरे मंदिर हैं उनका नाम और ट्रस्ट का मिसयूज ना हो। इसमें क्या और एडिशन होंगे? जैसे उत्तराखंड की बहुत सारी ऐसी धरोहर हैं
या हिमालय है, उनका भी मिसयूज ना हो? देखिए, कल हमने मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया है कि हमारे धाम हैं या हमारे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, उनका कोई दुरुपयोग कहीं न कर पाए। उसके कारण से कई बार आस्था को ठेस पहुंचती है, लोगों में भी आक्रोश होता है। इसलिए क्योंकि देवभूमि होने के नाते देवभूमि से सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हमने एक कदम उठाया है कि आगे से कोई भी धामों का जो है गलत तरीके से अपने हित के लिए प्रयोग नहीं कर पाएगा उनके नामों पर। नहीं, आप देखिए, मंदिर बनने पर एक अलग विषय है, लेकिन धामों के नाम से ये किसी को हम इतनी वो नहीं दे सकते कि हमारे पवित्र धामों का उपयोग अपने किसी हित के लिए करें, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। ये डाल दिया हमने ग्रुप में सारी सूचना। तो देखिए, कई बार क्योंकि हमारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये केवल वो हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी वहाँ पर कार्य हो रहे हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हो रहे हैं और बिल्कुल इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाने की बात मैं कह रहा हूँ, उसी के आधार पर हो रहे हैं। वो धाम को हमारा सुसज्जित बनाना है, उसका नवनिर्माण करना है, पुनर्निर्माण करना है। और आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर तमाम जो कार्य हुए हैं उसके कारण से बहुत हमारी बहुत धाम की पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित हुई है वहाँ पर, उसी के लिए सब काम हो रहा है। लेकिन उसको इससे जोड़ना मैं समझता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।